जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज जयास में द सर्कल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने आपको बिंदुसार के बारे में जो है पढ़ाया था, ठीक है दोस्तों। अब बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का जो अगला राजा बनता है वो कौन बनता है? सम्राट अशोक बनता है। इसमें क्या है कि बिंदुसार जो चाहता था वो तो सुशीम को बनाना चाहता था, लेकिन जो अमात्य थे या आप कह लीजिए सभा सदन था, उन्होंने क्या किया कि बहुमत से जो है एक मंत्री ने सम्राट अशोक के जो है राजा बनने में सहायता की, और जो है सम्राट अशोक मौर्य वंश का नया शासक बना बिंदुसार के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसी के बारे में जो है अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सम्राट अशोक का जो शासनकाल है वो आपका कब से कब तक माना जाता है? 273 से 332 BC, यानी कि ईसा पूर्व के जो बीच का समय है, ये सारा आपका सम्राट अशोक के शासनकाल का समय माना जाता है। अब पिता का नाम इनके बिंदुसार है, ठीक है दोस्तों। माता का नाम इनकी शुभद्रांगी है, ठीक है, अथवा आप इन्हें कह लीजिए धर्मा। ये दोनों इनकी माता के ही नाम है। और ये प्रतापी राजा हुए कि इनके जो समान जो शासन किया है, ठीक है दोस्तों, तो वो किसी और राजा ने नहीं किया है, यानी कि इन्होंने जो है प्रजा का अत्यधिक रूप में कल्याण किया है। सम्राट अशोक ने जो है जब ये तक्षशिला में विद्रोह शांत कराने गए थे तो वहीं पे जो है श्रीनगर को बसाया था, ठीक है दोस्तों। अब बौद्ध लिपि दिव्य वदन में सत्ता के लिए विद्रोह का दमन करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब कोई भी शासक हो तो सत्ता जो है आसानी से तो हाथ लगती नहीं, तो ऐसा जो है उसमें लिखा गया है कि सत्ता के लिए विद्रोह का दमन करना पड़ा और सत्ता के लिए कुछ युद्ध हुए, ठीक है। अब बिंदुसार क्या है कि सुशीम को गद्दी सौंपना चाहता था, लेकिन जो अमात्य थे वो क्या चाहते थे कि राजा जो है अशोक बने। क्यों बने कि इसका जो है, यानी कि ऐसा अमात्य क्यों सोचते थे कि जब बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो सबसे पहले क्या किया था कि बिंदुसार ने अपने पुत्र सुशीम को वहाँ पे शांत कराने के लिए भेजा था, ठीक है। वो असमर्थ रहा था, तो फिर बाद में अशोक गया तो उसने जो है तक्षशिला का विद्रोह शांत करा दिया। तो इसी जो है शासक वाले गुण को देखते हुए अमात्य चाहते थे कि जो है सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का नया राजा बने। अब राधागुप्त नाम के एक मंत्री का अशोक वदन लिपि में जिक्र है, ठीक है दोस्तों, और इसने अशोक को जो है राजा बनने में मदद की, ठीक है, या राजा बनाया। तो इस तरह का जो है उल्लेख अशोक वदन लिपि में मिलता है। अब श्रीलंका के जो कुछ ग्रंथ हैं, ठीक है, सिलोनी, श्रीलंका, दीपवंश, महावंश, ठीक है दोस्तों, तो ये आप नाम ध्यान रखना। श्रीलंका को ही सिलोनी कहते थे प्राचीन काल में, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो अभी सन 2000 से पहले सिंगला, ठीक है, ये भी जो है श्रीलंका का आपका दूसरा नाम है। अब दीपवंश और महावंश में उल्लेख है कि 99 भाइयों की हत्या करके सब, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दीपवंश और महावंश में जो है उल्लेख है कि अशोक ने जो है राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और जो है 2 छोटे शेष भाइयों को जो है शेष छोड़ दिया था, ठीक है। उनके नाम क्या हैं आपके? एक वित्त अशोक है, एक तिस्सा है, ठीक है। ये मोगलीपुत्र तिस्सा है जो बौद्ध संगति में जो है अध्यक्ष रहे थे आपके। तो ये 2 छोटे भाइयों को छोड़कर और बाकी 99 भाइयों की जो है अशोक ने राजा बनने के लिए हत्या कर दी थी, ऐसा दीपवंश और महावंश में उल्लेख मिलता है। पर इसके कोई उल्लेख ही मिलता है, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है, जैसे कि किसी स्तंभ पे या शिलालेख पे, ठीक है, या कोई भी आपका कुछ भी उत्कीर्णन, यानी दीवारों पे कुछ उत्कीर्णन से कुछ पता लगे। इतने सारे जो है अशोक के बारे में अभिलेख या कोई लिपि वगैरह या तरंगणी या इंडिका पुस्तक में जो भी है सारी ग्रंथों को मिलाकर देखा गया, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये दीपवंश और महावंश में एक बात का उल्लेख मिलता है। अब प्राचीन काल में जो है स्रोत कम थे, लेकिन मौर्य काल के बारे में प्रचुर मात्रा में स्रोत उपलब्ध हैं।
अब प्राचीन काल का अगर हम ग्रंथ देखें तो उसमें क्या है कि आपके प्रचुर मात्रा में जो है स्रोत उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हम मौर्य वंश का जो आपका इतिहास उठाकर देखें तो उसमें शिलालेख मिले हैं, ठीक है, स्तंभ लेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, ठीक है, राजतरंग कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक, अर्थशास्त्र इंडिका, ठीक है, दीपवंश, महावंश, अशोकवदन, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का दिव्यदान लिपि। तो ये सारे जो है वहाँ से मौर्य वंश के बारे में जो है अत्यधिक रूप में जानकारी मिलती है। अब क्या हुआ कि स्रोत तो हमारे पास मौर्य वंश के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा जो है स्टार्ट में आकर बात करते हैं कि 1784 में क्या हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी के गठन के बाद इतिहास की खोजबीन शुरू हुई भारत में, ठीक है दोस्तों। ये आप ध्यान रखना कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के गठन के बाद भारत में इतिहास की खोजबीन शुरू हुई, ठीक है। 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण बनाया गया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में बनाया गया ये? जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। भारतीय पुराविशेषों के कार्यों में इनकी रुचि थी, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है भारत का इतिहास खोजने में मदद मिली है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है भारत के इतिहास की खोजबीन शुरू हुई है और कुछ इस प्रकार से जो है सोसाइटियों का गठन हुआ और भारत के इतिहास को खोजने में मदद मिली, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि दीपवंश और महावंश आपके ग्रंथ हैं, तो महावंश में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अधिकारियों और मिशनरियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रसार इसमें क्या होता था कि जैसे कि सम्राट अशोक के शासनकाल में अब यानी कि सम्राट अशोक का जो है बौद्ध धर्म के प्रति जो है अत्यधिक लगाव हो गया था। तो उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कुछ मिशनरियों और अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर, प्रांतों में जाकर और अन्य देशों में भी जाकर बौद्ध धर्म के प्रसार की जिम्मेदारियां निभाएंगे। और इन्हें क्या है शाक्यपंथ से भी जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका महावंश में राजनीतिक प्रभाव कुछ कम देखने को मिलता है, ठीक है। धार्मिक प्रभाव कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और अशोक के जो है पक्ष के बारे में ये जो ग्रंथ है ये आपका ज़्यादा प्रभावित रूप से झुका हुआ मिलता है। और बौद्ध धर्म के चमत्कारी जो है भूमिका का कुछ इस प्रकार इसमें बौद्ध धर्म को दर्शाया गया है कि चमत्कारी भूमिका का वर्णन मिलता है। अशोक का जो धर्मपरायण है ये दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। और 84,000 स्तूप बनवाए थे, कुछ ऐसा इसमें वर्णन है। और अपना संघ राज्य को सौंप दिया था, यानी कि सम्राट अशोक ने अपना संघ जो है राज्य को सौंप दिया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक तरफ तो क्या होता है कि सम्राट अशोक ने जो है राज्य की सत्ता के लिए अपने 99 भाइयों का जो है इसमें जो है हत्या की थी, ठीक है दोस्तों। तो एक वर्णन तो आपका ये मिल गया, ठीक है। दूसरी तरफ आपका क्या वर्णन मिलता है कि ये आपका धर्मपरायण था, ठीक है। यानी कि इसने जो है अपने सगे संबंधियों के लिए जो है कल्याण की व्यवस्था की थी। तो कुछ इस तरह का जो है वर्णन मिलता है। तो ये दोनों मत जो है सम्राट अशोक के बारे में दिया गया है। ये जो आपका नेगेटिव यानी ये जो आपका 99 भाइयों की हत्या का जो वर्णन है, ठीक है, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो आपका ये दूसरा मत है, ठीक है, धर्मपरायण वाला सम्राट अशोक का, तो इसके बारे में जो है शिलालेखों या अन्य बहुत सारे खंडों में बहुत सारे सबूत मिले हैं। शिलालेखों में जो है इसका खूब विस्तृत रूप में वर्णन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपके दो मत रहेंगे। अब अशोक के राज्य देश में 33 अभिलेखों का संकलन है, ठीक है दोस्तों। अशोक ने अपने राज्य में जो भी उपदेश दिए थे उसमें 33 अभिलेखों का संकलन है। यह गुफा, स्तंभ, शिलालेखों और दीवारों पर उत्कीर्ण है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चरों में बता चुका हूँ कि स्तंभ पे लिखा गया आपका स्तंभ लेख, ठीक है। दीवारों पर लिखा गया, दीवारों पर यानी कि जो उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है, वो आ गया आपका भित्ति लेख।
और गुफा पे मुहाने पर या गुफा के अंदर कुछ लिखवा दिया गया है, वो क्या हो गया आपका गुफा लेख। ठीक है, शिलाखंड यानी कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। अब छोटे टुकड़े का मतलब ये नहीं है कि इतने छोटे टुकड़े, यानी कि एक पूरी फोटो साइज का कुछ शिलालेख का आकार, और इस पर कुछ उत्कीर्ण करा देना, यानी कि वो क्या हो गया, वो भी एक पत्थर का टुकड़ा हो गया। तो इससे जो है आशा से शिलालेखों का परिभाषा इसमें दी जाती है। ठीक है, यानी उस पर भी जो है उत्कीर्ण करवा देना। और ये जो शिलालेख, ठीक है, स्तंभ लेख या दीवारों पर जो भी आपके लेख लिखे हुए हैं, ये कहाँ पे हैं आपके भारत और पाकिस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर फैले हैं। अब दोस्तों ये जो शिलालेख, अभिलेख या भित्तिलेख ये जो भी आपके पाए गए हैं, तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जहाँ जहाँ ये पाए गए हैं वहाँ पर क्या है कि हम अशोक शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की जो है सीमा तय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण में पाए गए हैं कि आपका उधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या उज़्बेकिस्तान के दक्षिण में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी पाए गए हैं तो वहाँ पे अगर आप एक आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे तो सारा क्या हो जाएगा, आपका अशोक का साम्राज्य हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से भी जो है साम्राज्य विस्तार का वर्णन दिया जाता है। तो एक मत आपका ये भी है। अब तत्कालीन भाषा क्या रही होगी आपकी, मगधी रही होगी। ठीक है, मगध साम्राज्य की भाषा क्या रही होगी आपकी, मगधी रही होगी। तत्कालीन से हमारा आशय है कि जब अशोक शासन करता था। अब साम्राज्य की सीमा जो है अभिलेख में दर्शाई गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कैसे हम अभिलेखों के द्वारा जो है साम्राज्य की सीमा को दर्शा सकते हैं। अब कल्हण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है, इसमें क्या है, कश्मीर इतिहास यानी अशोक का जो है कश्मीर इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि जैसे कि कैसे अशोक ने जो है तक्षशिला का जो है विद्रोह शांत करवाया। ठीक है, कैसे उसने जो है श्रीनगर बसाया। ठीक है, राजधानी जो है श्रीनगर को बसाया था। ठीक है दोस्तों, और बौद्ध स्तूपों का जीर्णोद्धार किया और ब्राह्मणवादी दावे को बसाया था। ठीक है दोस्तों, अब ज्ञान का जो गढ़ माना गया है प्राचीन काल में, किससे माना गया है, आपका कश्मीर को माना गया है, यानी कि उत्तर भारत को माना गया है। तो वहाँ पे जो मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद का जो गढ़ या जो भी परिवेश बना था, तो उस चीज़ को बनाने के लिए भी जो है सम्राट अशोक ने प्रयास किए थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि उत्तर भारत में तो जो है आपका ब्राह्मणवादी ढांचे को स्वरूप दे दिया गया, लेकिन इधर आपका पूर्वी भारत, मध्य भारत और थोड़ा सा दक्षिण भारत में ये क्या रहा आपका, यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो है अत्यधिक रूप में प्रसार बढ़ने लगा। और जब जो है अशोक शासनकाल का जो है अंतिम समय आया, तब जो है बौद्ध धर्म जो है चरमोत्कर्ष पे पहुँच चुका था। अब बौद्ध धर्म जो है भारत में नहीं बल्कि जो है भारत से बाहर के जो राज्य हैं, अन्य देश हैं, वहाँ पर भी जो है मशीनरी और अधिकारियों की सहायता से जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था। ठीक है दोस्तों, तो एक कारण ये भी है कि आज के डेट में जो बौद्ध धर्म जो है विस्तृत रूप से जो है जापान तक और ये सारा आपका, ठीक है दोस्तों, ये उत्तर एशिया तक जो है फैला हुआ है। तो उसका जो बहुत बड़ा कारण ये है आपका अशोक का शासनकाल भी है कि इसने चरमोत्कर्ष पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनका जीवन क्या था, पापमय था, इनका कुछ ऐसा मत है। और उसके बाद आपका ये धर्मपरायण बन गए। ठीक है, तो और अब दोस्तों इनका जो मत है, ये अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले जो है यानी थोड़ा सा क्रूर टाइप का शासक था। ठीक है, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो बहुत ज़्यादा दयालु हो गया। ठीक है, यानी कि जनता के हित में जो है कार्य करने लगा। तो ऐसा कुछ जो है इनका मत है। अब दोस्तों रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं एक बार पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ थोड़ी सी एक दो बातें और जोड़ते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। अब रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, ठीक है दोस्तों,
चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने सौराष्ट्र में सुदर्शन लेक में एक बांध बनाया था, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उपराज्यपाल था, ठीक है, इसका नाम मैं पिछले जो है लेक्चर में बता चुका हूँ। और सुदर्शन लेक में एक बांध बनवाया था, ठीक है। बाद में अशोक के प्रशासक ने और फिर रुद्रदामन के प्रशासक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है हमारी बात पूरी होती है और फिर इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं हम कि फिर गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ से जो है काफ़ी बार जो है हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न घुमा फिरा के दे ही देता है, और ये काफ़ी क्लियर रूप से मैंने आपको पिछले जो है लेक्चर में बताया था, और जो है इस बार भी जो है इसमें एक दो बातें जोड़कर इसे साफ कर दिया। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चन अगर आपको मिल ही जाता है एक पैरा पढ़ के, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके फ़ायदे के लिए ही बात है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। पूरा जो है सेपरेट करके मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कलिंग युद्ध की, ठीक है। यानी कि अशोक के शासन से जो पहले है कलिंग, यानी कि अशोक के शासन से पहले जो है कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, यानी, और अशोक के साम्राज्य के बाद जो है, यानी जब अशोक राजा बना तो उसने जो है युद्ध द्वारा कलिंग को जीतकर मौर्य शासन का हिस्सा बनाया। अब दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व के भूभाग और समुद्र इसके नियंत्रण में। अब भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग कहाँ है आपका, आज की जगह आप लगा लीजिए उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा बंगाल की खाड़ी का जो समुद्र है आपका, वो क्षेत्र, ठीक है, यानी कि आपका पूर्वी भारत से थोड़ा सा अगर दक्षिणी भारत की तरफ आए तो वो सारा समुद्र जो लगता हुआ है, तो वो सारा क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। ये सारा आपका किसके अंडर था, आपका कलिंग के अंडर में था। अब 13वें जो शिलालेख में है, अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद 260 BC में कलिंग में घोर युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ, ये तो आपको उसका कारण पता ही होगा कि मौर्य साम्राज्य में कलिंग को मिलाना और कलिंग भूभाग की दृष्टि से मगध साम्राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण था, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या वर्णन दिया जाता है कि 1,50,000 जो लोग हैं इसमें बेघर हो गए थे, 1 लाख की जो इसमें मृत्यु हो गई थी, अनेक बेगुन यानी अनेक लोगों को बेमौत मारे जाने का कुछ दावा इसमें किया जाता है। अब दोस्तों जब इस तरह की जो है आपकी इस तरह का जो है युद्ध जब अशोक ने देखा, तो इससे जो है उसका जो मन है बहुत ज़्यादा आहत हुआ, यानी कि उसे दुख पहुंचा। तो फिर यह देखकर अशोक निरर्थकता से आहत हो गया और बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है दोस्तों। और फिर उसने दिग्विजय द्वारा जीत की नीति त्याग कर धर्म विजय द्वारा जीत की नीति को अपनाया, ठीक है दोस्तों। तो ये दिग्विजय द्वारा जीत की नीति और धर्म विजय द्वारा जीत की नीति। अब दोस्तों जो युद्ध होता है, ठीक है, पहले तो हमें सिर्फ युद्ध का जो है प्रारूप, ठीक है, यानी कि एक सेना आई, दो सेना आई, ये हमारे जो है एक माइंडसेट है, तो उस तरह से युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। तो उस वक्त क्या हुआ कि आपका एक और जो है कुछ नया स्वरूप देखने को मिल गया, यानी कि अपने धर्म का प्रसार करो, ठीक है। जिसका जो धर्म है चरमोत्कर्ष पर जाएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे धर्म का जो है प्रसार बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा धर्म जो है और जो है अपने आप ही जो है इसका प्रभाव कमज़ोर होगा, और जो जनता का बहुमत है वो इस धर्म की ओर ज़्यादा हो जाएगा। तो धर्म से जो है राज्यों पर या जनता पर नियंत्रण करने पर या क्षेत्रीय नीति जीतने का कुछ इस प्रकार का जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है शॉर्ट टाइप में मैंने आप समझाया है, तो इससे डिटेल में अगर आप सोचेंगे तो बेहतर रूप से समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये आप समझ गए तो काफ़ी ज़्यादा आपके काम भी आएगा, और जो है आप अपना मूल्यांकन या जो भी अपने फैसलों का मूल्यांकन है वो अच्छे रूप में कर पाएंगे।
अब दोस्तों सन 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा अर्थ निकाल लिया गए। अब दोस्तों जो शिलालेख मिल रहे थे अशोक के यानी खोजबीन द्वारा, तो इसकी जो भाषा जो है पढ़ने में नहीं आ रही थी, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ यानी कि भाषकों को जो है तब यानी जब मिले तब तक यानी नया नया पढ़ा नहीं जा सका। बाद में इस भाषा को किसी ने जो है पढ़ा, आपको 1837 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा इनका जो है जो भी इस पर उत्कीर्ण था उसका अर्थ निकाल लिया गया और शिलालेख पढ़े जाने लगे। ठीक है, अब जब शिलालेख जो है जब पढ़ लिया गया, पढ़े जाने के बाद जो है बौद्ध धर्म की धारणा में बदलाव आया और राजा ने देवनाम और शिलालेख पढ़े जाने के बाद बौद्ध धर्म की धारणा में बदलाव आया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि जब आपका यानी खोजबीन शुरू हो रही थी तो बौद्ध धर्म जो है इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन जब शिलालेख में बौद्ध धर्म की बात आई, ठीक है दोस्तों, और जब शिलालेख को पढ़ा जाने लगा तो बौद्ध धर्म में जो है प्रचार प्रसार में अत्यधिक जो है बढ़ावा हुआ और बदलाव आया। ठीक है, उससे पहले जो है बौद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन बाद में जो और आज के टाइम में जो है बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। अब इसमें क्या था आपका, जब शिलालेख पढ़े जाने लगे तो राजा को क्या बोला गया इसमें, देवनाम पियदस्सी। ठीक है, जिसका हम आज के डेट में अर्थ निकालते हैं देवताओं का प्रिय कहा गया है। अब देवनाम पियदस्सी, ठीक है, ये शिलालेखों में हर जगह लिखा हुआ था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये देवनाम पियदस्सी है कौन। ठीक है दोस्तों, अब 1915 में एक शिलालेख मिला जिसमें अशोक पियमदस्सी का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अब 1915 में एक शिलालेख मिला जिसमें अशोक पियमदस्सी का उल्लेख है। महावंश में इसकी क्या हो गई, पुष्टि हो गई और यह सिद्ध हो गया कि अशोक मौर्य ही देवनाम पियदस्सी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या मिलता है, एक अभिलेख मिलता है। ठीक है, बाद में महावंश जो है ग्रंथ उठा के देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसमें कुछ इस प्रकार की चर्चा है कि देवनाम पियदस्सी जो हैं वो कौन है, आपके अशोक मौर्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रियदर्शी सम्राट अशोक कह लीजिए, देवनाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक कह लीजिए, तो सारे जो है यहाँ से जो पहचान होती है कि उस शब्द देवनाम पियदस्सी का अर्थ जो है अशोक की ही बात हो रही है। अब इंडिका, अब दोस्तों जो स्रोत हैं वो आपके मिले कहाँ से है, तो थोड़ा सा आपका इसमें भी जो है एक नज़र डाल लेते हैं। इंडिका ये मेगास्थनीज द्वारा जो है लिखित बुक है। अर्थशास्त्र आपकी चाणक्य। ठीक है दोस्तों, दीपवंश महावंश में जो है आपके ग्रंथ हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका अशोक लिपि, ठीक है, अशोकवदना, ठीक है, और रोमिला थापर जो इतिहासकार हैं वो भी अपने कुछ जो है मत प्रस्तुत करती हैं, और जेम्स प्रिंसेस जो है वो भी आपकी इतिहास के बारे में, अशोक के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। ठीक है, अभिलेख, शिलालेख, भित्तिलेख, ठीक है, गुफालेख, आपकी कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक, ठीक है, बौद्ध लिपि, दिव्य वदना, तो ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, अशोक के जो है शासनकाल की जानकारी देते हैं और अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि कुछ आपको यहीं पे कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि कौन जो है अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी नहीं देता। ठीक है, इनमें से किसी एक का नाम डाल दे और एक किसी अन्य का नाम डाल दे। ठीक है दोस्तों, या दो का नाम डाल दे, दो किसी अन्य का नाम डाल दे, तो इस तरह से जो है इसमें प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों प्रश्न जब आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रश्न की प्रैक्टिस के लिए कुछ जाएं और कुछ देखें कि प्रैक्टिस सेट, ठीक है, तो वो आपकी एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन बाद में जब अगर आप सोचना सीख गए तो यहीं से आप 1000 प्रश्न निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो जब एक बार आपका यहाँ पे माइंड सेट बन गया कि प्रश्न ऐसे आएगा, तो अब कुछ भी आए, ऐसे आए या वैसे आए, जब हमने ये पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है कि अब कोई भी प्रश्न आए हम आराम से हल कर सकते हैं। अब अशोक का जो है बौद्ध धर्म की बात करते हैं। अब अशोक के इसमें क्या थे, ये आपके ज्ञानी बोधि थे, यानी कि अशोक ने जो अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है चलाया था, या जिस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वरूप दिया था, तो उसने कहा था कि बौद्ध धर्म में जो भी बोधि होना चाहिए, ठीक है,
तो उसे क्या है, बौद्ध धर्म के जो है ग्रंथों का जो है पूर्ण ज्ञान या बौद्ध धर्म ज्ञानी बोधि कहलाएगा, उसे अपने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह का एक नियम भी था वहाँ पर। और संघ में विरोध नहीं होगा, यानी कि जो भी आपका संघ होगा उसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं होगा। ठीक है, यानी जो भी वाद विवाद होगा उसे मान लिया जाएगा, और विवाद की तो यहाँ पे बात ही नहीं आएगी, यानी कि वाद होगा और इसे मान लिया जाएगा, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, यानी कि कोई विरोध नहीं होगा। बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए सम्राट अशोक क्या करते थे, मिशनरियों, अधिकारियों, महामात्य, ठीक है, तो इन सब की नियुक्ति करते थे ये। तो जिन्हें, जैसे कि महामात्य तो काफ़ी प्रकार के होते थे, अब उसमें था एक धर्म महामात्य। तो धर्म महामात्यों का जो काम है वो आपका धर्म का प्रसार करना, ये भी एक कार्य होता था। बाकी जो भी है अन्य कार्य भी होते थे उनके। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में धर्म का जो है प्रसार होता था। अब छोटे शिलालेखों के संग में बौद्ध धर्म के साधारण शिष्य के रूप में राजा की घोषणा निहित है। ठीक है दोस्तों, तो ये घोषणा छोटे शिलालेखों में निहित है, और राज्य का धर्म। ठीक है, अब बौद्ध धर्म जो है अशोक के शासनकाल में इतना ज़्यादा जो है फैल चुका था, या इतना ज़्यादा लोग मानते थे, तो एक उन्हें इतिहास में अगर आप उन्हें एक वर्णन देना चाहें तो कह सकते हैं कि ये एक राज्य की चार संहिता के रूप में प्रभाव वाला धर्म था। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना ज़्यादा जो है इसका बौद्ध धर्म का प्रभाव हो गया था, और यही जो है आपका राज्य का धर्म बन गया था। अब इसको मानने के लिए लोगों को यानी कि प्रतिबद्धता तो थी नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो है इसका जो प्रभाव है अत्यधिक रूप में देखने को मिलता है। और तीसरी बौद्ध संगति, ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष आपके कौन थे आप इसमें, मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है, 250 BC में। अब तीसरी बौद्ध संगति, ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे बौद्ध संगति यानी तीसरी बौद्ध संगति के बारे में जानकारी दे दी थी। अब बौद्ध संगति मान लो हो गई। अब बौद्ध संगति होने के बाद क्या होता था आपका कि कुछ जो है परिषद की बैठक हुआ करती थी। अब कुछ स्तंभ लेखों में जो है इसकी जानकारी का जो है कुछ स्पष्ट रूप से जो है जानकारी नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, और कुछ जो है लेखों में इसकी जानकारी मिल जाती है कि एक परिषद हुआ करती थी। परिषद में जो है कुछ एक सभा की सूची यानी कि कुछ टीम, एक संघ बनाया जाता था, या आप टीम कह लीजिए, ठीक है, लगभग 10 से 12 लोगों का, या जो भी कुछ निश्चित संख्या रही होगी। अब उन्हें क्या किया जाता था कि अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, ठीक है, भारत से बाहर के राज्य, तो वहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता था। ठीक है, बौद्ध संगति हुई, परिषद की बैठक हुई, जो है आपका जो भी आपकी टीम थी वो अन्य राज्यों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गई। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से बौद्ध संगति कार्य करती थी सम्राट अशोक के शासन काल में। ठीक है, ये कौन जाते थे आपके, मिशनरियों और अधिकारियों की एक यहाँ पर सूची होती थी, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अन्य देशों में धर्म प्रचार के लिए जाते थे। अब दोस्तों थोड़ा सा जो है हम अशोक के शासन की भी बात करते हैं कि किस तरह से जो है अशोक का शासन रहा आपका। अब अशोक का जो शासन है आपका, इसकी जो राजधानी थी वो कौन थी आपकी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है दोस्तों, उपराजा को हम क्या कहते थे, यहाँ पे कुमार कहते थे। ठीक है, अगर पे वायसराय आ जाए तो उपराजा कुमार या वायसराय अशोक के शासनकाल के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, अगर वो घुमा कर देना चाहेगा तो आप ये सारे नाम एक ही संदर्भ में जो है व्यक्त करेंगे। अब सुवर्णगिरी के उपराजा को अयपुत्र संबोधित किया जाता था। ये एक राजा है आपका सुवर्णगिरी का उपराजा, जिसे अयपुत्र संबोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अयपुत्र संबोधित किया गया है एक राजा को, तो इससे हम क्या मानते हैं कि इस राजा के जो है शाही परिवार का जो है ये राजा था, जो बाद में अशोक के शासनकाल में आपका उपराजा बना। ठीक है, राजू का ग्रामीण अधिकारी। अब राजू का कौन होते थे आपके दोस्तों, ग्राम का जो मुखिया होता था या आपका ग्रामीण होता था। ठीक है, उसे ही जो है हम राजू का कह सकते हैं। अब ग्राम के लोग जो है राजू का को जवाब दिए थे। ठीक है, और राजू का जो है
राजू द्वारा भेजे गए अनुचर, ठीक है, जिन्हें पुरुष या आप आज के डेट में पुलिस कह लीजिए, तो उनसे जो है उनसे जो है आपके कनेक्टेड थे। और वो जो अनुचर हैं आपके, वो किसी जानकारी पहुंचाते थे, आपके राजू को जानकारी पहुंचाते थे। अब राजू का जो ग्राम के प्रति क्या कार्य होता था, एक तो समर्पण भाव से ग्राम का कल्याण करना, ठीक है दोस्तों, लोगों का मार्गदर्शन करना, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं, कभी कभी न्याय के लिए न्याय भी कर देना। तो इस तरह के जो काम होते थे आपके राजू का के होते थे। और ग्राम में ऐसा नहीं है कि शासन की यानी कि राज्य के शासन की कोई प्रतिबद्धता थी। ग्राम जो है एक आज़ाद शासन के रूप में रहा करता था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा है ना कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उस पर जो है शासन का अधिक जोर था। अब दोस्तों इसमें कुछ महामात्र भी होते थे। महामात्र यानी कि अब ये एक आपका पद था, ठीक है। पद में बहुत सारे जो है टाइप के महामात्र होते थे, जैसे कि अब इनके कार्य क्या होते थे आपका, एक तो आपका धम्म प्रचार हो गया, ठीक है, मुसीबत के दौरान संतों की मदद करना, यानी कि जो धर्म महामात्र थे वो आपके क्या करते थे, नगर का कल्याण तो करते ही थे, नगर का जो है कल्याण आपका करते ही थे। लेकिन मान लीजिए किसी संत या किसी जो है धर्म के जो है किसी संप्रदाय के व्यक्ति या, ठीक है, यानी उपासक या धर्म उपासक को अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद करना, तो ये सारा आपका क्या काम होता था, धर्म महामात्य का काम होता था, ठीक है। राजा के जो संबंधियों का जो कल्याण के कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी, आपकी महामात्य के होती थी, ठीक है। क्या दान वगैरह देने, ठीक है, तो ये सारे जो जिम्मेदारी, ठीक है, निष्पक्ष न्याय और न्यायालय की समीक्षा, ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती थी, आपकी महामात्य की होती थी। अन्य महामात्र को क्या कहते थे, आपके नगर व्यवहारक कहलाते थे। कभी कभी क्या करते थे, नगर में न्याय करते थे, ठीक है। स्त्री की अध्यक्षता में भी जो है कुछ महामात्र थे आपके। और महिला कल्याण के लिए, धर्म प्रसार के लिए कुछ अन्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था, इसमें युक्त कहा जाता था, ठीक है। तो एक युक्त नाम का भी पद होता था। और महिला महामात्र भी होती थी, वो क्या करती थी, आपकी महिला के जो है कल्याण के लिए कल्याण का कार्य करती थी, ठीक है। कभी महिलाओं को जो अगर न्याय में कुछ कमी आ रही है तो न्याय दिलाना, ठीक है, महिला उपासकों और संतों की ज़रूरत पड़ने पर मदद करना, तो इस तरह के उनके कुछ कार्य होते थे। अब परदेशिक नाम का जो एक अधिकारी होता था आपका। अब अर्थशास्त्र में जो परदेशिक नाम का जो आपका अधिकारी था, इसे क्या कहा गया है, आपका परदेशत्र कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है आज की डेट में, जिला कलेक्टर, ठीक है। अब शिलालेख 3 में इसके जो है आपका उल्लेख मिलता है। इनका क्या काम होता था, जैसे आज की डेट में काम होता है कि कार्यों का जायजा लेना और 5 वर्षों के बाद शाही दौरों पर जाना, ठीक है दोस्तों। आज की डेट में आप लगा लीजिए ट्रांसफ़र, और उस समय ये लगा लीजिए आप शाही दौरे। तो इस तरह का जो है आपका प्रादेशिक नाम के अधिकारियों का काम होता था, जिसे हम आज की डेट में क्या कहते हैं, जिला कलेक्टर कहते हैं। अब 5th अभिलेख में क्या मिलता है, आपके महामात्य द्वारा आपका कल्याण होगा। ये आपका 5वें शिलालेख में इस प्रकार के उल्लेख की चर्चा है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप लिखें कि शिलालेख और अभिलेख, ठीक है, गुफालेख, भित्तिलेख, स्तंभ लेख, तो इन चीज़ों में आप अंतर रखना। तो 5वें शिलालेख में परिवार की कल्याण हेतु व्यवस्था का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये किस में मिलता है, आपका 5वें शिलालेख में। और ये कार्य कौन करता था, आपका धर्म महामात्य करते थे, ठीक है। उनका ये एक कर्तव्य क्या होता था कि राजा और राजा के जो संबंधी हैं, यानी परिवार के जो सदस्य हैं, उनका कल्याण करने की जिम्मेदारी किस पे होती थी, आपकी धर्म महामात्य या महामात्य पर, प्रमुख महामात्य पर होती थी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये महामात्य एक पद था, लेकिन पद में जो विवरण है वो विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट में
बांटे गए थे। अब अधिकारियों का वर्ग क्या कहलाता था, इसमें आपका प्रतिवेदक कहलाता था। ठीक है, राज्य के हालात के बारे में क्या करते थे, ये रिपोर्ट राजा को प्रस्तुत करते थे और इन्हें जो है राजा से डायरेक्ट मिलने की अनुमति थी। अब शिलालेख फर्स्ट में क्या कहा, शिलालेख फर्स्ट में क्या उल्लेख है आपका, पशु बलि इसमें क्या है आपकी प्रतिबंधित है, यानी कि किसी प्रकार के जो है पशु की बलि देना एक दंडनीय अपराध था। और स्तंभ लेख 5 में क्या उल्लेख है आपका, कि कैदियों को सजा विधि से पहले रिहा करने का उल्लेख है। ठीक है, जब इसमें मान लीजिए कि एक तो सजा विधि से पहले रिहा करने का उल्लेख है, तो ये क्या दर्शाता है कि अशोक का शासनकाल जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में तो था ही, और जो भी मान लीजिए कोई दंडनीय अपराध कर देता था तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा कठोर दंड दिया जाता था, यानी कि उसके प्रति भी जो है उदार रूप में सजा का प्रावधान था। अब दंड मान लीजिए अगर किसी को मृत्यु दंड मिल गया तो उसे क्या किया जाता था कि कुछ दिन का समय दिया जाता था, और उसे क्या किया जाता था कि धर्म में थोड़ा सा धर्म के बारे में जानकारी दी जाती थी। ठीक है, जिससे वो प्रार्थना कर सके, अपने जो है पापों का पश्चाताप कर सके, और मृत्यु के पश्चात जो अगर मान लीजिए बाद में उसका पुनर्जन्म होता है तो उसमें बेहतर रूप में और बेहतर व्यक्ति बन पाए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो उदार रवैया होता था अशोक के शासनकाल में मृत्यु दंड वालों के लिए होता था। अब शिलालेख 2 में अशोक ने लोगों के कल्याण के लिए तत्परता का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अशोक जो है यानी प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर था। ठीक है, चिकित्सा यानी कि अशोक ने मनुष्य साथ साथ और पशुओं के लिए भी जो है अस्पताल आपके बनवाए थे। और सड़क किनारे वृक्ष और कुएं खोदने का जो है आदेश किसने दिया था, आपका अशोक ने दिया था। और यात्री पशु के लिए जगह जगह पियाऊ विश्राम गृह। ठीक है, अब जैसे कि बाहर से जो विदेशी आते थे, यात्री आते थे, उनके जो है विश्राम गृह, ठीक है, उन्हें दान देना ताकि वो जो है पूरे भारत को देख सकें। तो इस तरह की जो है व्यवस्था किसने करवाई थी, वो आपकी अशोक ने करवाई थी। और सड़क किनारे वृक्ष, ठीक है दोस्तों, तो इस पर जो है क्वेश्चन आ भी चुका है ग्रीन मफलर के नाम से। ठीक है, यूपीएससी में। अब सड़क किनारे वृक्ष, अशोक ने जो है सड़क किनारे वृक्ष लगाए थे। ठीक है, आप आज के डेट में जो भी है देखते होंगे ना कि सड़क किनारे जो है वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तो आपका प्रदूषण रोकते हैं, दूसरा आपका स्थानीय क्षेत्रों में जो है आवाज़ को यानी कि वाहनों की आवाज़ को जाने से रोकते हैं। ठीक है, दूसरा ये सड़कों पर छांव बना कर रखते हैं कि यानी कि जो भी पैदल राहगीर है अगर सड़क के किनारे चले तो उसे छाएँ मिलते रहे। तो इस तरह के जो है कार्य इनका होता है। और आज की डेट में अगर इन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रीन मफलर यानी कि हरा रंग और मफलर की तरह कुछ लंबा। ठीक है दोस्तों, तो इस आशय से जो इसे है ग्रीन मफलर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। अब पियाऊ, जगह जगह पियाऊ, जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं कि जगह जगह पियाऊ बनाए गए हैं। ठीक है, प्रॉपर रूप से तो नहीं बनाए गए हैं लेकिन बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि लोगों को गर्मी में प्यास लगे तो वो पानी पी सकें। तो इस तरह के जो आइडिया थे या शासन का जो स्वरूप था किसने दिया था, वो आपका सम्राट अशोक ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मानव के लिए थे, ये पशुओं के लिए भी थे कि अगर पशु इस सड़क के किनारे जा रहे हैं तो वो भी अपनी जगह यानी वो भी जो है प्याऊ से पानी पी सके, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई थी। ठीक है, एक कुआं यानी कुएँ तो जगह जगह पे खोदे ही गए थे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो व्यवस्था है अशोक सम्राट के शासनकाल में की गई थी। अब शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। अब दोस्तों शिलालेख अब अशोक का जो शासन था उसमें कहाँ लगाए गए थे, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, बाज़ार, ठीक है, कोई संगति हो रही वहाँ लगा देना, आने जाने के कुछ रास्ते मेन चौक पे लगा देना। ठीक है, जो उस समय हुआ करते थे, तो वहाँ पे जो है शिलालेख लगाए गए।
और जो है सम्राट अशोक के शासन के बारे में जो है सभी को पता चल सके कि क्या क्या काम हुए हैं। और जनता जो है, जैसे कि आज की डेट में हम मान लीजिए ना कि सरकार कोई कार्य करती है तो वो क्या लगा देती है, एक बोर्ड लगा देती है कि यहाँ पे जो है आपका कुछ कैंप होगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। या यहाँ पे जो है कोई सड़क बनाई तो वहाँ पे कोई पत्थर लगा दिया, ठीक है। पत्थर लगा हुआ तो देखा होगा ना आपने भित्ति लेख, तो उस पे जो है कि वो किसने बनवाया था, ठीक है, तो और किसकी सहायता से बना है, ठीक है। कुछ जैसे कि आपका जो है जगह जगह मूर्ति बनवा देना, तो इस तरह से जो है आपके अशोक के सम्राट में ये किस जगह पर जो है मुख्य रूप से काम होता था आपका, जहाँ जनता की ज़्यादा आवाजाही हो और भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, ठीक है, ताकि दोस्त जो लोग हैं वो आपके देख सकें और जान सकें, ठीक है दोस्तों। तो मुख्य जगह पर पत्थर जो है आपके शिलालेख लगाने का ये आशय आपका सम्राट अशोक का था। अब स्तंभ लेख 5 में आपका क्या है कि राजू का जो है राजा के संपर्क कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह का जो उल्लेख मिलता है आपका 5वें स्तंभ लेख में मिलता है, इसमें स्तंभ लेख 4 में मिलता है। अब 5वें शिलालेख में धर्म प्रसार महामात्य, ठीक है, अन्य व्यक्ति तथा अन्य जो है आपके महामात्य के कर्तव्य, राजा के संबंधी और राजा के कल्याण की जो जिम्मेदारी का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, 5वें शिलालेख में मिलता है। छठे शिलालेख में आपको क्या उल्लेख मिलता है कि संतों का कल्याण यानी कि ज़रूरत पड़ने पर उनके काम, ठीक है, और उनके कर्तव्य, दान वगैरह देना, ठीक है, और न्याय की समीक्षा वगैरह करना, ये सारे आपके 7वें अभिलेख में उल्लेख मिलता है। और शिलालेख 5वां यात्रियों के लिए ध्यान और प्रजा का कल्याण, ठीक है। अब प्रजा का कल्याण कैसे होगा कि प्रजा के लिए कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे आपके सड़क किनारे वृक्ष, कुएँ खोदना, ठीक है, और दया की भावना रखना, सबकी यानी कि जो है प्रजा की जो है मदद करना, उचित न्याय देना, तो ये सारे क्या है आपके प्रजा के कल्याण के कार्य हैं। और इनका उल्लेख शिलालेख आपका 5वें में मिलता है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम जो है अंतिम समय की बात करते हैं कि अशोक के शासन में जो है अंतिम समय क्या रहा। अब अशोक के जो शासन का जो रवैया है कलिंग युद्ध के बाद जो है धीरे धीरे दयालुता की ओर बढ़ने लगा था, ठीक है दोस्तों। अब दयालुता, ठीक है, अहिंसा और दान ने जो है शासन में जो है कुछ आर्थिक जो है कुछ कमी भी की होगी। अब आर्थिक कमी से क्या हुआ कि अब जो सैन्य है जो है आपके सैनिक है वो क्या करने के काम रह गए, सिर्फ जो है कोई फेस्टिवल वगैरह होता तो वहाँ पे परेड करने के काम के लिए सिर्फ रह गए थे, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि प्रशासन की एक धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमर भी टूटती गई। अब आर्थिक रूप से कमर टूटी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धर्म प्रसार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। अब धर्म प्रसार बढ़ गया तो अशोक की मृत्यु के बाद 50 वर्षों बाद जो है अशोक मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पतन क्यों हुआ है कि एक जो शासन था वो इतना ज़्यादा विस्तृत था और उसका जो है यानी जो आपका सबसे शक्तिशाली शासक था सम्राट अशोक, उसकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद जो है इस जो है साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्योंकि ये जो है आपका अहिंसा के मार्ग पर कुछ ज़्यादा ही अग्रसर था, ठीक है, दान में जो है कुछ ज़्यादा ही अग्रसर था। एक सैन्य शक्ति में क्या हो रहा था, एक तरह से बाधा बन रही थी, ठीक है दोस्तों। तो और साम्राज्य में भी धीरे धीरे कुछ कमी आ रही थी। अब दोस्तों एक तरफ हम बात करते हैं कि शासन काल में जब धर्म बढ़ रहा था, ठीक है, तो उस समय तो जो बौद्ध धर्म है वो चरमोत्कर्ष पे था और प्रजा भी जो है सुखी थी। तो हम मान सकते हैं कि अगर धर्म के हिसाब से अगर राज्य का शासन चलेगा तो वो भी ठीक ही है, ठीक है। जो भी आपके बाद में परिवर्तन हुए हैं वो तो मृत्यु के बाद हुए हैं ना। अब जब अशोक के शासन का जो पतन हुआ तो पतन क्या हुआ कि 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है। उत्तर का कुणाल, ठीक है, कुणाल की जगह बाद में आपका किसका शासन हो गया, आपका संप्रति का शासन हो गया। और उत्तर पश्चिम, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा, अशोक के शासन के बाद यहाँ पर कुछ बैक्टीरियन ग्रीकों का प्रभाव का या
प्रभाव के तनाव का जो है प्रजा को सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, और 180 BC के अंत तक जो है इनका भी जो है धीरे धीरे खात्मा हो गया। और अंतिम जो मौर्य शासक थे वो आपके कौन थे? वृद्धरथ थे आपके। ठीक है दोस्तों, अब मुख्य धारा का जो अंतिम शासक रहा, ठीक है दोस्तों, वृद्धरथ। अब राजा वृद्धरथ क्या रहा था कि मौर्य वंश की मुख्य धारा का अंतिम शासक रहा था। अब इसके सेनापति कौन था? आपका पुष्यमित्र शुंग था, जिसने जो है वृद्धरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है मौर्य साम्राज्य का आपका अंत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आपका मौर्य साम्राज्य का अंत होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़ा? सम्राट अशोक के बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा की कि उसका शासन कैसे रहा। तो अभी इसके अभिलेख, शिलालेख या जो भी स्तंभ लेख, भित्ति लेख वगैरह रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी ये थी आपके सम्राट अशोक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।